नमस्कार, मैं विष्णुचंद गौड़, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, पुनः आपके समक्ष नीति शास्त्र विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। नीति शास्त्र विषय बीए द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र है। पाश्चात्य दार्शनिकों की दृष्टि में नीति शास्त्र का स्वरूप एवं क्षेत्र और नीति शास्त्र से संबंधित पूर्व मान्यताएं नामक अध्याय आता है, जिसके अंतर्गत हम नीति शास्त्र से संबंधित विभिन्न समस्याएं, नीति शास्त्र से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं और नीति शास्त्र की पूर्व मान्यताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। नीति शास्त्र की परिभाषा के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि नीति शास्त्र वह मानकीय अथवा आदर्श मूलक विज्ञान है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण अथवा ऐच्छिक कर्मों पर निष्पक्ष एवं व्यवस्थित रूप से विचार करके उनके संबंध में उचित, अनुचित अथवा शुभ अशुभ का निर्णय देने के लिए मापदंड प्रस्तुत करता है। इस निर्णय के आधार के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों अथवा मानकों अथवा आदर्शों की स्थापना करता है। जैसा कि हम पिछले अध्याय में नीति शास्त्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं के बारे में जान चुके, अब हम उपयुक्त नीति शास्त्र की परिभाषा को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। नीति शास्त्र विषय एक विज्ञान माना जाता है, तो विज्ञान की क्या परिभाषा होती है अथवा विज्ञान क्या होता है, यह भी हमारे लिए जानना आवश्यक है। जब किसी विषय, वस्तु अथवा घटना का यथासंभव पूर्ण, क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित विवेचन करना और पूर्णतया निष्पक्ष होकर उससे संबंधित सत्य का अनुसंधान करना ही विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है। इस प्रकार विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं है क्रमबद्धता, अर्थात वहाँ पर सभी तथ्य क्रमबद्ध होते हैं। निष्पक्षता, मानवीय भावनाओं से बिल्कुल भिन्न होकर और तटस्थ होकर किसी घटना का विश्लेषण करना निष्पक्षता है। वस्तुनिष्ठता, अर्थात उसमें हमारी मन से संबंधित कोई परिकल्पना शामिल नहीं होती, वरन जो भी तथ्य होते वह वस्तुनिष्ठ तथ्य होते जो कि वास्तविक जगत में पाए जाते हैं। तथा सत्य की खोज, तो विज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है सत्य की खोज। तो सत्य को जानने का प्रयास हम करते हैं। सत्य अपने आप में एक व्यापक संप्रदाय है और सत्य को परिभाषित करना अत्यंत कठिन है, लेकिन हम जानते हैं कि सभी संबंधित विषय, चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, ये सभी कहीं न कहीं सत्य की खोज में लगे हुए, चाहे भले ही यह सत्य के एक आंशिक पक्ष को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन यह सभी विज्ञान को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो नीति शास्त्र को भी इसी प्रकार का एक विज्ञान माना जाता है। अधिकतर दार्शनिकों का मत है कि ये सभी विशेषताएं नीति शास्त्र में भी विद्यमान है, अर्थात नीति शास्त्र में भी क्रमबद्धता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता तथा सत्य की खोज शामिल है। नीति शास्त्र भी मानव जीवन से संबंधित नैतिक समस्याओं पर निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से विचार करता है। वह मनुष्य के स्वभाव तथा उसकी क्षमताओं के आधार पर इन समस्याओं का स्पष्टीकरण एवं समाधान करने का प्रयत्न करता है और मानव जीवन के पथ प्रदर्शन के लिए कुछ मूल सिद्धांतों अथवा आदर्शों की स्थापना करने का प्रयास करता है। पर्याप्त कारण, समुचित तर्क तथा निष्पक्ष परीक्षा के अभाव में वह किसी व्याख्या, समाधान, सिद्धांत अथवा आदर्श को स्वीकार नहीं करता।
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नीति शास्त्र में भी विज्ञान से संबंधित सभी विशेषताएं पाई जाती है। पुनः नीति शास्त्र कैसा विज्ञान है, तो हम जानेंगे कि विज्ञान भी दो प्रकार के विज्ञान होते हैं। एक है तथ्यात्मक अथवा विवरणात्मक विज्ञान और दूसरा है मानकीय अथवा आदर्शमूलक विज्ञान। तो सर्वप्रथम हम वस्तुपरक या विवरणात्मक विज्ञान के बारे में जानते हैं, जैसे वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान तथा मनोविज्ञान। ये विज्ञान किसी विषय, वस्तु या घटना का मूल्यांकन न करके उसका केवल तथ्यात्मक वर्णन करते हैं। उन्हें विवरणात्मक विज्ञान कहा जाता है। अर्थात ये विज्ञान हमारे जीवन से संबंधित किसी निर्णय या मूल्यांकन करने में सहायता नहीं करते, वरन यह सभी विज्ञान तथ्यों का अध्ययन करते हैं और यह अध्ययन क्रमबद्ध, निष्पक्ष, तटस्थ होता है। लेकिन मानकीय अथवा आदर्शमूलक विज्ञान इनसे भिन्न विज्ञान होते हैं, जैसे तर्कशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र तथा नीति शास्त्र। हम सौंदर्य शास्त्र की चर्चा करें तो हम देखेंगे कि प्रत्येक मनुष्य की सौंदर्य की परिभाषा भिन्न भिन्न होती है। अर्थात हर मनुष्य के मन में जो सौंदर्य के मानक होते हैं वह अलग अलग होते हैं। लेकिन फिर भी जब हम सौंदर्य शास्त्र को शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं तो हम कुछ ऐसे मानक या आदर्शों की स्थापना करने का प्रयास करते हैं जिससे अधिकतर लोग सहमत हो। इसी प्रकार जब हम तर्कशास्त्र की चर्चा करते हैं तो तर्कशास्त्र में हम कुछ ऐसे सामान्य सिद्धांतों की स्थापना करते हैं जिससे समस्त तर्क प्रक्रिया का निर्धारण होता है। साथ ही नीति शास्त्र हमें नीति के रास्ते में या जब हमारे हितों में संघर्ष हो, व्यक्ति और समाज के हितों में संघर्ष हो, तो व्यक्ति को किस मार्ग का चुनाव करना चाहिए, तो उस मार्ग के चुनाव के लिए कुछ मानक या सिद्धांतों की स्थापना नीति शास्त्र करता है। तो मानकीय अथवा नीति शास्त्र से संबंधित आदर्शमूलक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य किसी विषय अथवा वस्तु का केवल तथ्यात्मक वर्णन न होकर उसका मूल्यांकन करना होता है। इन सभी विज्ञानों को मानकीय अथवा आदर्शमूलक विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि मूल्यांकन किसी मानक अथवा आदर्श के दृष्टिकोण से ही किया जाता है। किसी वस्तु का मूल्यांकन करने का अर्थ यह निर्णय करना है कि वह वस्तु उस मानक अथवा आदर्श के अनुरूप है या नहीं। इस प्रकार विवरणात्मक विज्ञानों के विपरीत नीति शास्त्र का उद्देश्य मनुष्य और उसके कर्मों का तथ्यात्मक वर्णन न होकर उनके मूल्यांकन के मानक का निरूपण करना ही है। यही कारण है कि इसे आदर्शमूलक विज्ञान माना जाता है। उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ कहना केवल वर्णन करना मात्र नहीं है, बल्कि मूल्यांकन करना है। और जिन नियमों, सिद्धांतों अथवा आदर्शों के आधार पर हम आचरण को उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ कहते हैं, वे इस मूल्यांकन के मानक होते हैं। जब हम किसी घटना विशेष की चर्चा करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र या आचरण पर कोई टिप्पणी देते हैं, तो हम उसके संबंध में उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ, पाप, पुण्य की जो चर्चा करते हैं, वह चर्चा किसी न किसी मानक या सिद्धांतों से ही निर्धारित होती है और इन मानक या सिद्धांतों की स्थापना नीति शास्त्र विषय में की जाती है। पुनः नीति शास्त्र केवल सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का ही मूल्यांकन करता है, मानसिक दृष्टि से विक्षिप्त व्यक्तियों, बहुत छोटे बालकों तथा पशुओं के कर्मों का नहीं। जैसे कि हमने आज ही अखबार में एक घटना पढ़ी जहाँ पर एक व्यक्ति बचपन से ही शेरों का पालन पोषण अपने बाड़े में करता है, लेकिन जिस पशु का उसने जन्म से लेके पालन पोषण किया, उसी पशु के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। तो क्या हम उस पशु पर कोई आरोप जड़ सकते हैं?
क्या कोई न्यायालय उस पशु को कोई सजा दे सकता है? क्या उस पशु के कर्मों को हम उचित और अनुचित की कसौटी पर परख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पशु का जो व्यवहार होता है वह उसकी भावनाओं से निर्धारित होता है, न कि कोई सोच समझकर किए गए प्लान के मुताबिक। इसीलिए मानसिक दृष्टि से विक्षिप्त व्यक्ति जिसका व्यवहार बिल्कुल अलग हटकर होता है और हम जानते हैं कि वह जब कोई व्यवहार कर रहा है तो वह कोई सोच समझकर नहीं कर रहा है। बहुत छोटे बालक जब कोई घटना घटित कर देते हैं तो भी हम उन बालकों पर कोई आरोप नहीं रख सकते। यहाँ तक कि हमारे जो न्यायालय है वह भी मानते हैं कि 16 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे होते हैं उनके द्वारा जब कोई घटना घटित होती है तो वह बहुत सोच समझकर नहीं की जाती, वह केवल अपनी जो शारीरिक भावना या शारीरिक इच्छाओं के वशीभूत होकर की जाती है। इसी प्रकार पशुओं का आचरण भी नीतिशास्त्र के दायरे में नहीं आता, अथवा कोई ऐसा मनुष्य जो जंगल में रहता है तो उसका आचरण भी नीतिशास्त्र के दायरे में नहीं आएगा। जैसे कि अरस्तु ने कहा कि ऐसे मनुष्य जो अकेले रहते हैं वो अपने आप में या तो पशु है या देवता, अर्थात ऐसे सभी मनुष्यों का आचरण नीतिशास्त्र के दायरे से बाहर है। अब हम चर्चा करते हैं कि मनुष्य के कर्मों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम है अनैच्छिक कर्म, दूसरा है ऐच्छिक कर्म। अब अनैच्छिक कर्म कौन से होते हैं तथा ऐच्छिक कर्म कौन से होते हैं, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। अनैच्छिक कर्म अर्थात वे कर्म जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं रहता और जिन्हें करने अथवा न करने के लिए वह स्वतंत्र नहीं होता। उदाहरणार्थ पाचन क्रिया, हृदय की धड़कन, रक्त संचार आदि क्रियाएं मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है, किंतु ये सब क्रियाएं उसके नियंत्रण में नहीं होती और वह इन्हें जानबूझकर स्वयं नहीं करता। यही कारण है कि इन क्रियाओं को अनैच्छिक कर्म कहा जाता है। इसी अर्थ में मानसिक दृष्टि से विक्षिप्त व्यक्तियों, बहुत छोटे शिशुओं तथा पशुओं के कर्मों को भी अनैच्छिक माना जाता है, क्योंकि वे इन कर्मों को अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार सोच समझकर नहीं करते। वे ये सब कर्म कुछ ऐसी शक्तियों के वशीभूत होकर करते जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। तो नीति शास्त्र ऐसे अनैच्छिक कर्मों का मूल्यांकन नहीं करता, क्योंकि इनके संबंध में कर्ता को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती। जैसे कि हम जब शरीर में मान लो हृदय काम करना बंद कर दे तो हम हृदय पर कोई आरोप नहीं जड़ सकते कि हृदय ने यह अनुचित कार्य किया, अथवा किडनी जब हमारे शरीर में काम करना बंद कर दे तो हमें इस पर कोई आरोप नहीं जड़ सकते, क्योंकि ये सभी जो कर्म करते हैं वो अनैच्छिक कर्म है। अब हम ऐच्छिक कर्मों के बारे में जानते हैं। ऐच्छिक कर्म क्या होते हैं? तो ऐच्छिक कर्म वे है जिन्हें करने या न करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र होता है, अर्थात जिन कर्मों पर मनुष्यों का नियंत्रण होता है और जिन्हें वह अपनी स्वतंत्र इच्छा अनुसार कर सकता है अथवा छोड़ सकता है, तो इन्हें ऐच्छिक कर्म कहा जाता है। ये कर्म मनुष्य जानबूझकर अथवा सोच समझकर करता है, किसी बाह्य अथवा आंतरिक व्यवस्था के कारण नहीं। अतः इन कर्मों के लिए उसे उत्तरदायी माना जाता है। उसके इन्हीं ऐच्छिक कर्मों को आचरण की संज्ञा दी जाती है और नीति शास्त्र केवल उन्हीं कर्मों का मूल्यांकन करता है, अर्थात वह यह बताता है कि इनमें से कौन से कर्म उचित है और कौन से कर्म अनुचित है। अपने इस निर्णय के समर्थ में नीति शास्त्र पर्याप्त कारण अथवा तर्क भी प्रस्तुत करता है। जिन ऐच्छिक कर्मों का नीति शास्त्र मूल्यांकन करता है उनमें से अधिकतर ऐसे ही होते हैं जिन्हें करते समय मनुष्य को यह ज्ञान होता है कि वह अमुक कर्म कर रहा है। उदाहरण के लिए आप यह जानते हैं कि आप किसी बाह्य व्यवस्था के बिना अपनी स्वतंत्र इच्छा अनुसार यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार
विपत्ति काल में जब आप किसी व्यक्ति की सहायता करते तब आपको इस बात का ज्ञान होता है कि आप उसकी सहायता कर रहे हैं। ऐसे सभी कर्मों को सचेतन ऐच्छिक कर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार ऐच्छिक कर्म मनुष्य की स्वतंत्रता को दर्शाते हैं कि ऐच्छिक कर्म इस प्रकार के कर्म होते हैं जिनका निर्धारण मनुष्य स्वयं करता है, और हम यह नहीं कह सकते कि इन ऐच्छिक कर्मों का कारण वह मनुष्य स्वयं नहीं है, और इन्हीं ऐच्छिक कर्मों के पर हम उचित अनुचित का निर्धारण कर सकते हैं। तो नीति शास्त्र विषय केवल सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों पर ही विश्लेषण और विवेचन करता है। अब ऐच्छिक कर्मों में हम देखते कुछ कर्म हमारे ऐसे भी होते जो हमारी किसी आदत या अभ्यास से निरंतर करते रहने के कारण स्वभाव, मानवीय स्वभाव बन जाते हैं, जैसे सिगरेट पीना, जर्दा खाना, गुटखा खाना या अन्य कोई व्यसन। तो इस प्रकार की जो आदतें विकसित होती है, तो वो आदतें विकसित करने के लिए भी अंततः मनुष्य स्वयं जिम्मेदार होता है। तो ऐसे कर्मों के लिए हम क्या मनुष्य पर उचित अनुचित, सही या गलत की चर्चा कर सकते हैं? तो इनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिन्हें मनुष्य यंत्रवत करता है और जिन्हें करने के लिए उसे सोचने समझने तथा प्रयत्नपूर्वक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं होती। आदत अथवा अभ्यास के फलस्वरूप किए जाने वाले सभी कर्म ऐसे ही कर्म होते हैं। इन कर्मों को अभ्यास जन्य कर्म कहा जाता है। आदत से विवश होकर किसी कंजूस द्वारा एक एक पैसे की बचत करना तथा किसी अपराधी द्वारा बार बार एक ही अपराध करना अभ्यास जन्य कर्मों के उदाहरण है। ऐसे सभी कर्मों को भी ऐच्छिक ही माना जाता है, क्योंकि इनकी आदत पड़ने से पूर्व मनुष्य इन्हें करने अथवा न करने के लिए स्वतंत्र था, और अगर आदत भी पड़ भी गई तो इन कर्मों को छोड़ने की जो क्षमता है वह मानव में निहित है। जैसे जब कोई नशे का आदी हो जाता है तो अगर वह दृढ़ इच्छा शक्ति प्रकट करे तो वह नशे की प्रवृत्ति भी छोड़ सकता है। तो इस प्रकार ऐच्छिक कर्म हो चाहे अभ्यासजन या आदतवश किए गए कर्म, इन सभी ऐच्छिक कर्मों के औचित्य या अनुचित्य के संबंध में निष्पक्ष निर्णय देकर नीति शास्त्र इनका तर्कसंगत मूल्यांकन करता है। नीति शास्त्र केवल उन्हीं सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है जो किसी न किसी रूप में सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। तो हम क्या ऐसे मनुष्यों के आचरण का मूल्यांकन कर सकते हैं जो समाज से अलग हटकर रहता है, जैसे कोई जंगल में रहता है? नहीं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, दूसरों के साथ मिलकर रहते हुए सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन व्यतीत करने की मनुष्य की आवश्यकता के संदर्भ में ही नीति शास्त्र का महत्व है। यदि मनुष्य बिल्कुल अकेला रहता और उसके कर्म अन्य व्यक्तियों के कर्मों को न तो प्रभावित करते और न उनके द्वारा प्रभावित होते तो नीति शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं होती। परंतु सभी सामान्य मनुष्यों को जन्म से मृत्यु तक किसी समुदाय में रहकर सामाजिक जीवन बिताना ही पड़ता है। फलत उनके अधिकतर कर्म किसी न किसी रूप में एक दूसरे के जीवन को अवश्य प्रभावित करते हैं। मनुष्यों की इच्छाओं, आकांक्षाओं, उद्देश्यों एवं स्वार्थों में भेद तथा विरोध के कारण उनमें परस्पर संघर्ष उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन बहुत कठिन हो जाता है। वस्तुतः इसी कठिनाई को दूर करने के लिए नीति शास्त्र का विकास हुआ है, जो ऐसे नैतिक नियमों को अथवा नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करने का प्रयत्न करता है जिनके द्वारा समाज में यथासंभव अधिकाधिक व्यवस्था एवं सामंजस्य की स्थापना की जा सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सभी साधारण मनुष्यों के लिए नीति शास्त्र का विशेष महत्व है। और अंततः
नीति शास्त्र मानव जीवन के पथ प्रदर्शन के लिए कुछ मूल सिद्धांतों अथवा आदर्शों की स्थापना का प्रयास करता है और इसी अर्थ में नीति शास्त्र को मानकीय अथवा आदर्शमूलक विज्ञान माना जाता है। नीति शास्त्र के लिए यह बताना संभव नहीं है कि किस व्यक्ति को किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि मानव का कर्म क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है और सभी मनुष्यों की परिस्थितियां भी पूर्णतः समान नहीं होती। अर्थात हर मनुष्य की देश काल परिस्थिति भिन्न भिन्न होती है, तो किस परिस्थिति में मनुष्य क्या फैसला लेगा इसका पूर्णतः निर्धारण करना संभव नहीं है। संभवतः मानव जीवन अपने आप में अनूठा जीवन है जिसके ऊपर हम कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकते जैसा कि हम मशीनों के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि रोबोट एक निश्चित परिस्थिति में एक निश्चित व्यवहार करेगा, लेकिन मनुष्यों के लिए ऐसा कहना संभव नहीं है। इसी कारण नीति शास्त्र कुछ ऐसे आधारभूत सिद्धांतों अथवा आदर्शों का प्रतिपादन करता है जिनके अनुसार लगभग समान परिस्थितियों में सामान्य मनुष्यों के स्वयं अपने प्रति तथा दूसरों के प्रति मुख्य कर्तव्यों को निर्धारित किया जा सके। इस संबंध में कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या ऐसे मूल सिद्धांत या आदर्श की स्थापना संभव है जो सभी परिस्थितियों में सभी मनुष्यों के समस्त कर्तव्यों को निर्धारित कर सके। क्या हम ऐसे कोई सिद्धांत की स्थापना कर सकते हैं जिसे सभी मनुष्य माने? तो हमारे विचार में इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक ही हो सकता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन इतना जटिल और उसकी परिस्थितियां इतनी विविध है कि कोई भी एक सिद्धांत या आदर्श औचित्य एवं कर्तव्य के संबंध में उसका सदैव ठीक ठीक मार्गदर्शन नहीं कर सकता। परंतु नीति शास्त्र कुछ ऐसे आधारभूत नियम, आदर्श या सिद्धांत अवश्य प्रस्तुत कर सकता है जो सामान्यतः मनुष्यों को यह बता सके कि उन्हें किन मूल कर्तव्यों का और क्यों पालन करना चाहिए। वस्तुतः कर्तव्य निर्धारण के संबंध में मनुष्य का समुचित मार्गदर्शन करने के लिए मूल आदर्शों या सिद्धांतों की स्थापना का प्रयास ही नीति शास्त्र का प्रमुख ध्येय है। इसी कारण इसे आदर्शमूलक विज्ञान की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार हमने नीति शास्त्र की विभिन्न बातें पढ़ी। नीति शास्त्र की परिभाषा को अब हम पूर्णतः स्पष्ट कर सकते हैं कि नीति शास्त्र क्या है। तो नीति शास्त्र वह मानकीय अथवा आदर्शमूलक विज्ञान है। मानकीय अथवा आदर्शमूलक विज्ञान इसलिए कि यह कोई न कोई ऐसे मानक अथवा आदर्शों की स्थापना करता है जिनके लिए सभी मनुष्य सहमत होते हैं। दूसरा, जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले, अर्थात कि नीति शास्त्र में केवल उन्हीं मनुष्यों के आचरण पर विचार किया जाता है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। अगर कोई मनुष्य जंगल में रहता है तो उसके आचरण पर मूल्यांकन नहीं किया जाता। सामान्य मनुष्यों के आचरण, तो सामान्य मनुष्यों के आचरण पर ही नीति शास्त्र में चर्चा की जाती है। कोई मनुष्य अगर पागल है तो उसके कर्मों पर नीति शास्त्र में चर्चा नहीं की जाती। या सामान्य मनुष्यों के आचरण अथवा ऐच्छिक कर्मों पर ही नीति शास्त्र में मूल्यांकन किया जाता है। जो अनैच्छिक कर्म है वो नीति शास्त्र की परिधि से बाहर होते हैं। साथ ही निष्पक्ष एवं व्यवस्थित रूप से, जैसे कि हमने विज्ञान की परिभाषा में पढ़ा कि विज्ञान में क्रमबद्धता, निष्पक्षता शामिल होती है, उसी प्रकार नीति शास्त्र भी जब अध्ययन करता है तो नीति शास्त्र पूर्णतः निष्पक्ष होकर और क्रमबद्ध रूप से नियमों का या सिद्धांतों की स्थापना करने का प्रयास करता है। तो हम कर्मों के संबंध में उचित अथवा अनुचित, शुभ या अशुभ का निर्णय देने के लिए मापदंड प्रस्तुत करता है नीति शास्त्र, और इस निर्णय के आधार के लिए कुछ मूल सिद्धांतों अथवा मानकों या आदर्शों की स्थापना नीति शास्त्र करता है।
तो इस प्रकार हम नीति शास्त्र की परिभाषा को विस्तार से पढ़ चुके। अब मैं समझता हूँ कि नीति शास्त्र की परिभाषा आपके समक्ष स्पष्ट हो गई होगी और नीति शास्त्र से संबंधित जो विभिन्न समस्याएं हैं, नीति शास्त्र का क्षेत्र क्या है, तो इनके बारे में भी आप पूर्णतः परिचित हो गए होंगे। और इसी अध्याय में प्रारंभ में हम देख चुके हैं कि नीति शास्त्र में जो भी हम आगे अध्ययन करेंगे वह कहीं ना कहीं हमारे पॉइंट्स के रूप में शामिल हो चुका है। तो छात्रों, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आपने सुनने के लिए इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।